नमस्कार, आप देख रहे हैं वी-स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पिछले 24 घंटे से अधिक समय तक अगर एक खबर की चर्चा है वो है श्रद्धा की मौत या श्रद्धा की दर्दनाक तरीके से हत्या, और हत्या भी एक ऐसे तरीके के द्वारा और एक ऐसे मंसूबे के साथ की गई जिस पर सवाल उठ रहे हैं। हमारा उद्देश्य कहीं से भी मीडिया ट्रायल करने का नहीं और इस जानकारी में कोई ऐसी जानकारी ऐड करने की नहीं है जिसके माध्यम से आपको इसके संबंध में कोई एक नई सूचना मिले, क्योंकि सूचनाओं के इस घेरे में कई ऐसे सवाल अभी तक उठाए जा चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि जो आफताब श्रद्धा का मित्र बना, श्रद्धा और आफताब लिव इन रिलेशन में रहते थे और लिव इन रिलेशन में रहते हुए उनका सफर महाराष्ट्र से शुरू हुआ और दिल्ली में आकर के खत्म हुआ, और एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से, जघन्य तरीके से न सिर्फ श्रद्धा की हत्या की गई जो अभी बातें सामने आ रही हैं, बल्कि हत्या के बाद 35 टुकड़े किए गए श्रद्धा के शव के और उसको फ्रीज करके रखा गया और मौका मिलते ही आफताब उसे दिल्ली एनसीआर के जंगलों में फेंकने का काम कर रहा था। और अब तो खबर यह भी है कि प्रतिदिन जब वो फ्रिज खोलता था तो श्रद्धा का वो कटा हुआ सर जरूर देखता था। हमने आपको जितनी खबर बताई, अगर आप सामान्य तौर तरीके से उस पर चर्चा करें, उसको समझें, तो यह लगेगा कि यह व्यक्ति जिसने दोस्त बनकर के श्रद्धा के साथ एक सामान्य जीवन जीने की कवायद शुरू की, अपने प्रेम जाल में फंसाया, इंटीमेसी का स्तर यहां तक हुआ कि दोनों साथ रहने लगे, और खबर के मुताबिक जो बातें सामने आ रही हैं कि श्रद्धा ने जीवन में अब इस संबंध को शादी के मोड़ से आगे ले जाने की कोशिश कर रही थी, वो परिवार बसाने की कोशिश कर रही थी, और आफताब ने उसे अस्वीकार कर दिया। और इसके बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से ये लड़ाई शुरू हुई और हिमाचल में, माफ करिएगा, दिल्ली में आकर के खत्म हुई, और उसके बीच में एक पड़ाव आया जहां ये हिमाचल घूमने भी गए थे, और उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र से, और उसके बाद दिल्ली में आकर के वो रहने लगे। सवाल यह है कि वो व्यक्ति जो शेफ का काम करता था और होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, ब्लॉगर भी था और बहुत फेमस ब्लॉगर था, बहुत प्रचलित था वो, और उसकी लोकप्रियता का आधार यह है कि वो जब ब्लॉग्स लिखता था या अपने कुछ भी मैटर को सोशल मीडिया पर डालता था तो उसे देखा भी जाता था। अर्थात आफताब एक स्तर तक समझदार और अपने दायरे में पढ़ा लिखा इंसान था, और फिर श्रद्धा के साथ उसकी दोस्ती होती है और वो शादी में तब्दील नहीं होती। लेकिन किसी भी व्यक्ति की हत्या करना और हत्या के बाद अपने कारस्तानी को छुपाने के लिए उसको जिस तरीके से अंजाम में तक पहुंचाने की कवायद करना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है। और ये सारा काम पुलिस करेगी क्योंकि पुलिस पूछताछ कर रही है, और पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई ऐसी जानकारी दी जो आपको सोशल मीडिया के जरिए, समाचार चैनलों के जरिए मिल रहे हैं और आगे मिलते रहेंगे। ढेर सारी बातें आ रही हैं, लेकिन एक खबर के बाद हमने ये तय किया कि कुछ ऐसे मुद्दे उठाएं जो श्रद्धा और आफताब की दोस्ती और रिश्ते पर न सिर्फ सवाल उठाएं, बल्कि भारत में या पूरी दुनिया में स्त्री और पुरुष के संबंधों की एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, उसके बारे में जरूर आगाह करें। हमारा उद्देश्य ना तो किसी के भावनाओं को, किसी समाज के भावनाओं को, किसी भी जाति धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, लेकिन जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उसके विश्लेषण को डर परत आपके सामने, और जो बातें होनी चाहिए उस पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 135 करोड़ भारतीयों के
जो परिवार के रूप में, समाज के रूप में हमारे अंग हैं, उनके सामने कुछ ऐसे मुद्दे रखना जिस पर सोचना अब बहुत जरूरी है। हो सकता है कि जब हम कुछ ऐसी बातें उठाएं तो आपको लगे कि जो बात कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जो बात क्राइम के किसी केस से जुड़ी हुई है, उसमें ये बातें कहां से आती हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि वो बात आ रही हैं और दुनिया के, माफ करिएगा, भारत के तमाम समाचार चैनल या समाचार जिस जरिए तक आप तक पहुंचते हैं, वो सभी माध्यम एक शब्द का यूज कर रहे हैं और जिस शब्द पर धर्मनिरपेक्ष ताकतें या इंटेलेक्चुअल, या आप कह सकते हैं सूडो इंटेलेक्चुअल्स, बहुत ज्यादा सवाल उठाते हैं कि इस देश में लव जिहाद के जरिए समाज में दूरी पैदा की जा रही है। बड़ा सवाल है कि जब लव जिहाद जैसा कोई शब्द ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो मीडिया का हर एक वर्ग, हर एक संस्थान ये हेडिंग देने को क्यों बाध्य हो रहा है कि आफताब ने श्रद्धा के साथ लव जिहाद किया। और जो सवाल लव जिहाद को लेकर के बराबर उठाते रहे हैं और जिसे इसी समाज के कुछ इंटेलेक्चुअल्स, जिसमें हमारे पत्रकार बंधु भी हैं, वो लव जिहाद के बहाने कट्टर हिंदुत्व या हिंदूवाद का उस पर आरोप लगा करके उन्हें दरकिनार करने की कोशिश करते रहे। हालांकि अब वो दरकिनार नहीं कर पा रहे। ये उस कंसेप्ट को, उस सच्चाई को समझाने के लिए जरूरी है। आज सवाल ये उठता है कि जब आफताब ने श्रद्धा की हत्या की और हत्या करने के बाद अपने कारस्तानी को, अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने वो तमाम हथकंडे अपनाए जिसमें हीनियस क्राइम का एक कंसेप्ट सामने आता है, वो एक तस्वीर उभरती है। हमारा उद्देश्य उस पर चर्चा करने का नहीं है, वो काम पुलिस का है और न ही मीडिया ट्रायल का है। लेकिन सवाल यह है जो एवी स्टार न्यूज उठाता है कि जब लव जिहाद का कोई मतलब नहीं है, तब आज वो सभी समाचार चैनल इसमें लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो क्या वो स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ समाचार चैनल, कुछ पत्रकार या कुछ विचार करने वाले लोग जब इस प्यार करने के तरीके में जिहाद का कोई एक पुट देखते हैं तो उसे अभी तक अस्वीकार क्यों किया जाता रहा? सवाल यह है। और सवाल यह भी है कि जो किसी भी धर्म या संप्रदाय या समुदाय का हो, अपने परिवार और समाज के दायरे से निकलकर सारी वर्जनाओं को तोड़ते हुए, आधुनिकता का एक नाटक करते हुए लिव इन रिलेशन में रहता है और अपने उम्र और अपने अनुभव का हवाला देते हुए अपने माता पिता से कहता है कि उसकी उम्र 25 साल हो गई, वो किसी के साथ जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। संविधान ये कहता है, जो कानून कहता है उसके मुताबिक वो कर सकती थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्रद्धा की। लेकिन जो श्रद्धा के पिता का बयान आया है कि उसने अपने बेटी को रोकने की कोशिश की कि एक अनजाने लड़के से जिसका सोशल साइट्स के माध्यम से परिचय हुआ, उसके साथ इस स्तर पर जीवन गुजारने, जीवन जीने की सोच न रखी जाए, क्योंकि वो माता पिता थे और माता पिता की एक सोच अपने संतान के प्रति हो जाती है, चाहे वो वयस्क भी क्यों ना हो जाए, उनके लिए तो उनका बच्चा हमेशा बच्चा रहता है। लेकिन उसको भी धता बताकर, कोई उसको भी दरकिनार करके श्रद्धा वॉकर पूरी तरीके से आधुनिक जीवन शैली में आफताब के साथ जीवन गुजारने के सपने पाल बैठी और उसके बाद उसने वो सब कुछ करने की कोशिश की, अपना सब कुछ देने की कोशिश की, प्रेम भी लुटाने के बाद जब उसने जीवन बसाने की एक बात कही, जो बातें अभी सामने आ रही हैं, उस पर वो सहमत नहीं हुआ। लड़ाई आगे बढ़ती गई और फिर 2 की लड़ाई में एक ऐसी स्थिति आई जहां पर हत्या करने के अलावा आफताब के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। यह बात पुलिस जांच पड़ताल करेगी और कानून की धाराओं और दायरे में रहकर आफताब को उसके किए की सजा मिलेगी, जो काम पुलिस का है। लेकिन समाज के एक प्राणी होने के नाते आज सवाल यह है कि फिर लव जिहाद शब्द अगर इस देश में चर्चा का विषय बना है पिछले 1 दशक में, तो इसे इस देश का हर एक वर्ग, जाति, समुदाय चाहे जो हो, उसे स्वीकार क्यों नहीं करता? और अगर किसी भी दूसरे धर्म के लड़के या लड़की के साथ अगर कोई संबंध बनाया जाता है और उसके बाद यूज करने के बाद उसे थ्रो करने की एक सोच और मानसिकता सामने आती है, तो उस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले उस व्यक्ति,
उस पात्र पर, उसकी सोच पर, उसके संस्कार पर, उसके जीवन शैली पर सवाल उठाए जाएंगे। और अगर ये उठाए जाते हैं तो उसमें किसी धर्म पर या धर्म के मानने वाले पर चोट किए जाने की बात क्यों की जाती है? अक्सर देखा जाता है कि इसमें जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, जो इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो इंटेलेक्चुअल्स इसको सिर्फ कहेंगे कि इसको पूरी स्टोरी को ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और सवाल यह है कि फिर हम श्रद्धा के प्रति इतने भाव व्यक्त कर रहे हैं, जिसने अपने माता पिता, अपने परिवार के हर बात को दरकिनार किया, जिसका जीवन आफताब के साथ कुछ दिनों के बाद कभी भी सामान्य नहीं गुजरा, वो श्रद्धा आफताब के साथ हर स्थिति परिस्थिति में किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से शादी करने की, शादी रचाने की थी? क्या श्रद्धा का एकमात्र विकल्प आफताब था? सवाल यह है कि किस हिप्नोटिज्म थ्योरी और टेक्निक के तहत श्रद्धा और आफताब की अंतरंगता इस स्थिति में पहुंच गई थी कि श्रद्धा अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पाई। और अगर इन परिस्थितियों में वर्तमान समय में अगर कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे तथ्यों पर है और उसको लेकर के अब सख्त कानून या सख्त दायरे बनाए जाने की जरूरत है, तो फिर इस समाज में बैठे वो तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष सोच वाले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं कि लव जिहाद जैसा शब्द तो कुछ है ही नहीं? सवाल यह है कि जब इतनी अंतरंगता थी, श्रद्धा अपने आफताब के लिए इतनी बेकरार और इतनी मजबूर थी, तो आफताब ने श्रद्धा को क्यों नहीं अपनाया? अब आप कह सकते हैं कि आफताब का जीवन जीने का यह तरीका था, क्योंकि श्रद्धा की हत्या करने के बाद जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं, जो पूछताछ में उसने बताई कि उसने एक और महिला मित्र से अपनी दोस्ती आगे बढ़ाई और जीवन को वो जी रहा था, जबकि वो हत्या कर चुका था श्रद्धा की। आप कह सकते हैं मॉडस ऑपरेंडी या उस व्यक्ति का जो पालन पोषण हुआ था, जो उसकी सोच थी, जो उसका तरीका था, उसमें श्रद्धा जैसी लड़की मात्र एक उसके जीवन के कुछ पल या कुछ दिनों को खुश करने की एक पात्र और एक मोहरा थी, और जिसने उसका इस्तेमाल किया। अब आप कह सकते हैं अगर हम बार बार आफताब को किसी धर्म से जुड़े, विशेष धर्म से जुड़े होने के कारण हम ये सवाल उठा रहे हैं, जी नहीं, इस सवाल का जवाब होना चाहिए, क्योंकि जिससे बकरा या मीट का व्यवसाय करने वाले मीट को काटते हैं या जिससे बकरा हलाल किया जाता है, उसी छुरी से उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय से हो, क्या अगर वो दायरों को मानता है तो ऐसा कर सकता था? और अगर ऐसा किया तो क्या हत्या कर देने के बाद भी ये खुलासे में सामने आए कि वो और महिला मित्रों के जरिए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा था, जीवन को जी रहा था? इतना उन्मुक्त जीवन शैली और इतना आसान किसी की जिंदगी को खत्म करने की उसकी सोच, क्या आफताब के लालन पालन, उसके रहन सहन या जिस दायरे, जिस परिवेश में रह करके उसका पालन पोषण हुआ, उस पर सवाल नहीं उठेगा? और अगर उठेगा तो जब ये शब्द आता है कि लव जिहाद, तो उस समय वो ताकतें, वो फोर्सेस क्यों ये कहने लगती हैं कि इस देश में लव जिहाद या धर्मांतरण जैसी कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये तो लोकतंत्र है। यहां तो अगर वयस्क स्थिति में कोई महिला या पुरुष हैं तो वो शादी कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। जी हां, शादी भी नहीं हुई थी, वो आधुनिक समाज में एक महिला और पुरुष को साथ रहने की जो एक स्थान मिला हुआ है, लिव इन रिलेशन, उसमें रह रही थी। और लिव इन रिलेशन में रहने के बाद जब, चूंकि कुछ भी हो, वो भारतीय महिला थी, भारतीय लड़की थी, उसको अपने जीवन को बसाने की एक सोच उसके सामने आई और उसने ये प्रस्ताव रखा और वहीं से दोनों के जीवन में लड़ाई शुरू हुई। और उसका अंजाम क्या हुआ ये आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। खबरों के जरिए, पूछताछ के जरिए जो बातें सामने आ रही है उसको आप समझ रहे हैं। बात सुप्रीम कोर्ट की करें, यही सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाता है कि इस देश में धर्मांतरण जानबूझ करके, एक विजन और एक मिशन के तहत धर्मांतरण गलत है।
और अगर इस देश में धर्मांतरण गलत है और कुछ लोग जब ये सवाल उठाते हैं दशकों से, तो उन्हें कट्टर हिंदूवादी कहा जाता है, या उसी के आधार पर एक पार्टी को आज देश का सर्वोच्च लोकप्रिय पार्टी बनाया जा रहा है और उसके आधार पर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है, तो अब विरोध रखने वाले लोग यही कहते हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये बातें उठाई जा रही हैं। लेकिन अब कम से कम श्रद्धा के साथ जो कुछ हुआ, ये मानना चाहिए कि इस समाज में कुछ लोग दायरों को तोड़ करके वास्तव में एक ऐसे लव जिहाद को आगे बढ़ा रहे हैं, एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं जिसमें एक विशेष समुदाय, वर्ग, जाति या धर्म से जुड़े मेल या फीमेल को किसी तरीके से बहला फुसलाकर उनके साथ अंतरंग जीवन जीने की कोशिश की जाती है, और जब पूरा जीवन साथ बिताने की बात आती है तो उनके साथ इस तरह के अप्रत्याशित और जघन्य घटनाएं घट जाती हैं और उसको अंजाम दिया जाता है। सवाल यह है कि मीट काटने वाले चाकू से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए, उसको फ्रिज में रखा गया और उसकी साइकिक थ्योरी में, जिस थ्योरी पर उसका दिमाग 24 घंटे काम करता था, खबर तो यह भी है कि प्रतिदिन वो फ्रीजर को खोलता था और श्रद्धा का जो सिर काट करके वो फ्रिज में रखता था उसे प्रतिदिन देखता था। अर्थात निर्जीव हो गई, खत्म हो गई श्रद्धा के चेहरे से उसका प्यार था, लेकिन श्रद्धा को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। क्या अभी तक किसी ने यह सवाल उठाया कि आखिर में इतना नजदीक से चाहने वाला वो आफताब आखिर में श्रद्धा वॉकर को अपना जीवन संगिनी क्यों नहीं बनाना चाहता था? इसके कई ऐसे पहलू, कई ऐसे तथ्य आपके सामने आएंगे, लेकिन अगर लव जिहाद के एंगल से आज पूरी मीडिया इस पूरे खबर को बहुत अच्छे तरीके से दुनिया के सामने, भारत के लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रही है, तो अब सबको यह मान लेना चाहिए कि लव जिहाद इस देश में एक ऐसी सच्चाई है जिस बुराई को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान के हर निवासी को खड़ा हो जाना चाहिए। इस देश में जबरन धर्मांतरण एक ऐसी बहुत बड़ी बुराई है जिसको खत्म करने के लिए न सिर्फ आगे आना चाहिए बल्कि उसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यह सवाल हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप सुनिए कि आफताब को लेकर के या इस हत्या को लेकर के दिल्ली पुलिस ने अब तक जो तहकीकात की है, जो पूछताछ की है, उसके बारे में उसने क्या बयान दिया है। पास 8 की रात को मुंबई पुलिस आती है, 8 तारीख की रात को जी, 8 नवंबर की रात को आती है। मर्डर कब किया था उसने? मर्डर मिड मई में किया था उसने। सर जहाँ पर मर्डर हुआ है वो दिल्ली में हुआ था या वहाँ पर मर्डर था? मर्डर हमारे पीएस मेरोली के एरिया में हुआ था जहाँ पे रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते थे, वहीं पे मर्डर। किस चीज़ से मर्डर किया गया? मर्डर हुआ सर आस पड़ोस में कोई चिल्लाने की आवाज़ किसी तरीके की आस पड़ोस में कोई ऐसी? मर्डर इसने गला दबा के किया था और बाद में इसको किस तेज धारदार हथियार से कट किया था लड़की की बॉडी। सर कितने जो रखा गया, कितने पीसेस क्या टुकड़ों में लाश को डिस्पोज किया गया था, क्या ऐसा भी कुछ सामने आया? हाँ, मल्टीपल पीसेस में काट के बॉडी को कुछ टाइम, कुछ महीनों के दौरान में बॉडी डिस्पोज ऑफ की थी। श्रद्धा सर क्या करती थी और कब से ये लोग लिविंग रिलेशन में थे और दिल्ली कब से आके ये लोग रह रहे थे? ये लोग एक दूसरे को 2019 से जानते हैं और 2019 से ये पहले मुंबई में प्राइवेट जॉब वगैरह करते थे। अभी ये लोग हमारे पास अप्रैल एंड में या मई फर्स्ट वीक के दौरान यहाँ पे आए थे दिल्ली। आरोपी का क्या नाम है? आरोपी कहाँ का रहने वाला है? क्या उसका बैकग्राउंड है? आरोपी का नाम आफ्ताब पूनावाला है, 28 साल का लड़का है। ये प्राइवेट जॉब करता है, अभी भी प्राइवेट जॉब कर रहा था और मुंबई में प्राइवेट जॉब करता था। पास 8 की रात को मुंबई पुलिस आती है। तो सुना आपने पुलिस के बयान को, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला बन गया है। बहुत ये खबर, ये स्टोरी मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा कौतूहल का विषय बन गई है, इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से इसमें संलग्न है कि किस तरीके से हर एक तथ्य को निकाले जाएं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ हो रही है और उस पूछताछ के मायने अगर कानूनी दृष्टिकोण से देखे जाएं तो इस फैक्ट पर यही कहा जा रहा है कि शायद जो एविडेंसेस या जो सर्कमस्टेंसेस अभी तक देखने में आ रहे एक आम दर्शक को, एक आम जनता को, वो ये मानती है कि आफताब को शायद फांसी की सजा मिले। लेकिन ये स्टोरी के उन पहलुओं पर
हम एक दृष्टिकोण रखते हैं, देखते जाइएगा। अगर आफताब ने बेहतर तरीके से एक अच्छे वकील के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ने की कवायद शुरू की तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि आफताब बहुत कुछ अपने आप को सेफ करने की स्थिति में हो सकता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है उसमें पूरी तरीके से पुख्तापन होना चाहिए और चुस्त दुरुस्त तरीके से उस पर हर एक पहलू पर उसको एविडेंसेस पर नजर रखनी चाहिए और वो सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी या मौत की सजा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतने आसानी से जिस तरीके से कई ऐसे मामले जो अभी तक सामने आए हैं उसमें आफताब के लिए अपने आप को बचाने के कई ऐसे स्रोत भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। ये हम कह रहे हैं उन अनुभवों के आधार पर जिनमें साक्ष्यों की कमजोरी और जांच की कमजोरी कहीं न कहीं आरोपी के लिए वरदान बन जाती है। सवाल फिर हम उसी पर आते हैं कि ये अगर इस देश में लव जिहाद एक बड़ी समस्या है तो अब भारत में इसे स्वीकार करना होगा और जानबूझ करके किसी दूसरे धर्म या जाति के लड़कियों के साथ विशेष करके इस तरीके का कोई एक भावनात्मक खेल करके उनके साथ जीवन जीने की बात करके और इस अंजाम पर उन्हें पहुंचाने की जो कोशिश और कवायद है उसके लिए अब सजा का प्रावधान होने की सख्त दरकार है। क्योंकि अगर भारत में सिर्फ धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकता की आड़ में सिर्फ इसे कानून व्यवस्था की समस्या या क्राइम के दृष्टिकोण से पूरे मामले को देखा जाएगा तो ये मामले का सामान्यीकरण हो जाएगा और इस तरह की हत्याएं और इस तरह की घटनाएं इस देश में समाज में घटती रहेंगी। और सवाल यह भी है कि वो कैसी श्रद्धा, आफताब की वो कैसी श्रद्धा थी कि जो अपने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर डाला। और वो श्रद्धा कैसी थी जिसने अपने जन्म देने वाले माता पिता, अपने परिवार के सबको नकार करके उस प्यार को चुना, उस व्यक्ति को चुना जिसने न सिर्फ उसका जीवन ले लिया बल्कि उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। अरमानों के टुकड़े कितने हुए होंगे शायद आप सहज अंदाजा ही नहीं लगा सकते। इसलिए इस तरह की खबरों पर जो दृष्टिकोण हम देने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप इस पे सहमत होइएगा, लेकिन विचार जरूर करिएगा। अगर आप किसी घर के माता पिता हैं, अभिभावक हैं, बड़े हैं, तो अपने बच्चों को एक शिक्षा जरूर देनी चाहिए कि हमें अपनी हद और अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। आधुनिकता के दौड़ में और वयस्क हो जाने की एक घमंड में कहीं कोई ऐसी भूल वो न कर बैठें जिसमें श्रद्धा की स्थिति में उन्हें आना पड़े। इसलिए श्रद्धा कहीं ना कहीं बुरी तरह से आहत हुई है। देश की श्रद्धा उस सोच पर उस व्यक्ति ने, जिस आफताब ने यह किया, उस समाज के समझदार लोग भी शायद अपना मुंह छिपा रहे होंगे क्योंकि उनके नजरिए में भी ये गलत होगा। और आफताब के पालन पोषण, उसकी सोच और उसका क्राइम करने का जो तरीका है, इस पर अब बहुत जल्दी सोचना होगा। और इसके लिए जरूरी है कि सामाजिक जागरूकता के साथ साथ कानून भी सख्त होना चाहिए जो जबरन लव जिहाद या धर्मांतरण के जरिए इस देश में बहुत कुछ कारस्तानी कर रहे हैं और जिसको समाज का एक बड़ा वर्ग अभी तक समझ नहीं पाया। और जब इस पर सवाल उठाए जाते हैं तब यह कहा जाता है कि ये कट्टरता और ये विश्वमन किया जा रहा है, समुदायों के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर श्रद्धा के साथ जो हुआ उसे स्वीकार करिए और ये घटनाएं घटती रहेंगी। इसलिए हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जिस तरीके से श्रद्धा आहत हुई है, जिस तरह से आफताब की श्रद्धा खत्म हुई है और वो श्रद्धा जिसने अपने परिवार के श्रद्धा को तोड़ दिया, बड़े सवाल हैं और उन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। इसलिए लव जिहाद को एक कड़वी सच्चाई मानना होगा जिसे इस देश से खत्म करने की दरकार है ही, जरूरत है ही। और उसके लिए अब सख्त कानून बनाया जाना ही होगा। आप उससे सहमत हो सकते हैं या असहमत, जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन एवी स्टार न्यूज़ में सिर्फ इतना ही।
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ए स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।